हेलो एंड वेलकम टू शॉम। नॉर्थ अमेरिका रीजन में क्या चल रहा है, चलिए क्विकली इस रीजन के लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मेक्सिको के काफी रोचक जुडिशियल रिफॉर्म की बात करेंगे। मेक्सिको ने यह निर्णय लिया है कि अब सभी जजेस को इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा। पॉलिटिकल लीडर्स की ही तरह जजेस को वोटिंग के जरिए इलेक्ट किया जाएगा। ऐसा करने वाला मेक्सिको विश्व का पहला देश बन चुका है। मेक्सिको का ये अपनी जुडिशरी को डेमोक्रेटाइज करने का प्रयास है। अब मेक्सिकन जनता गवर्नमेंट की सभी 3 ब्रांचेस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को चूज कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोकल लेवल्स तक सभी जजेस अब पॉपुलर वोट से इलेक्ट होंगे। मेक्सिकन गवर्नमेंट का दावा है इससे मेक्सिको दुनिया की मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगी। हालांकि इस जुडिशियल रिफॉर्म को क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस खतरे में आ सकती है। जुडिशरी का पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है। जजेस पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट से अलाइन करके कैंपेनिंग कर सकते हैं। लोग भी जज के कॉम्पिटेंस के बजाय अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टी को प्रायोरिटी दे सकते हैं और अकॉर्डिंगली वोट कर सकते हैं। इससे इनकॉम्पिटेंट, बायस्ड और करप्ट जजेस चुने जा सकते हैं। इस रिफॉर्म से रूलिंग पार्टी मोरेना के पार कंसोलिडेट करने का खतरा है। मेक्सिको के जस्टिस सिस्टम पर इस रिफॉर्म का दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट यूएस से है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉरेन स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ्स डबल करने वाले हैं। यूएस में आने वाली फॉरेन स्टील पर अब 25% के बजाय 50% टैरिफ्स लगेंगे। ट्रंप यूएस की स्टील इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बाहर से आने वाले स्टील के ऊपर टैरिफ्स बढ़ाकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहते हैं। यूएस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना ट्रंप की कैंपेन प्रॉमिस थी। हालांकि शॉर्ट टर्म में टैरिफ्स यूएस को नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे। ट्रंप के पार में आने के बाद से यूएस में ऑलरेडी स्टील के प्राइसेस 16% बढ़ चुके हैं। टैरिफ्स बढ़ाने से स्टील के प्राइसेस और बढ़ेंगे। साथ ही अफेक्टेड देश यूएस के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी लगाएंगे। तो ट्रंप की इस मूव से ट्रेड टेंशन्स के और बढ़ने का खतरा है। नेक्स्ट अपडेट निप्पॉन स्टील डील को लेकर है। यूएस में पुराने स्टील प्लांट्स को अपग्रेड करने के लिए और प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए ट्रंप जापान की निप्पॉन स्टील के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं। ट्रंप अमेरिकन कंपनीज की फॉरेन ओनरशिप के अगेंस्ट रहे हैं। निप्पॉन स्टील डील पर जब फॉरेन ओनरशिप का इश्यू रेज किया गया तो इस पर उनका कहना था कि यूएस स्टील कंपनीज अमेरिकन कंट्रोल्ड ही रहेंगी। निप्पॉन स्टील यूएस में $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा और एक नई इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील मिल सेटअप करने में मदद करेगा। बट यूएस स्टील अमेरिकन कंट्रोल्ड ही रहेगी। मोस्टली अमेरिकन एग्जीक्यूटिव बोर्ड रहेगा और यूएस गवर्नमेंट के पास एक गोल्डन शेयर वीटो पावर रहेगी। और इस डील के थ्रू यूएस को टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और एनहांस प्रोडक्शन जैसे बेनिफिट्स होंगे। नेक्स्ट अपडेट कनाडा वाइल्डफायर्स को लेकर है। कनाडा के मैनिटोबा प्रोविंस में वाइल्डफायर्स के स्प्रेड होने से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। आग के फैलने के कारण 17,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा है। इससे आप यहाँ पर आई क्राइसिस की स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। इवैक्यूएशन और फायर फाइटिंग में मिलिट्री की मदद भी ली जा रही है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट से रेसिडेंट्स को सेफ जगह पर ले जाया जा रहा है, जहां पर उनके लिए इमरजेंसी शेल्टर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। फ्लिंट फ्लॉन शहर सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ 50,000 एकर्स में आग फैल चुकी है। न केवल मैनिटोबा बल्कि उसके बियॉन्ड भी कई एरियाज प्रभावित हुए हैं। प्रोलॉन्ग्ड वार्म और ड्राई कंडीशंस के कारण दुनिया भर में वाइल्ड फायर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ये क्लाइमेट क्राइसिस को ओवरलुक करने का नतीजा है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान सीज फायर के क्रेडिट की। ट्रंप ने फिर से क्लेम किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर करवाने में मेन रोल प्ले किया था। ट्रेड का हवाला देकर न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया था, जबकि भारत ट्रंप के नैरेटिव को ऑफिशियली रिजेक्ट कर चुका है। भारत क्लियर कर चुका है कि सीजफायर यूएस के मीडिएशन की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच में डायरेक्ट बातचीत के बाद हुई थी। सीजफायर में किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और यूएस के बीच में मिलिट्री सिचुएशन को लेकर डिस्कशंस जरूर हुए थे, बट ट्रेड इन डिस्कशंस का हिस्सा नहीं था। दूसरा, ट्रंप जो क्लेम कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर होने जा रहा था जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा देते,
ऐसा भी कोई सिनेरियो नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर एक प्रिसाइज और रिस्ट्रेंड ऑपरेशन था। कन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में टेररिस्ट और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया था। अपने एयर बेसिस पर स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान डी-एस्केलेट करने पर मजबूर हो गया। हालांकि भारत के डिप्लोमेटिक पुश बैक के बाद भी ट्रंप का क्रेडिट लेना जारी है। वो बोलते रहेंगे आदत से मजबूर हैं, बट सीजफायर की रियलिटीज भारत दुनिया को कन्वे कर चुका है। नेक्स्ट, कनाडा और भारत के संबंधों की बात करेंगे। रिसेंटली प्रो खालिस्तानी पंजाबी सिंगर जसविंदर सिंह बैंस, जिसे जैजी बी के नाम से भी जाना जाता है, इसे ब्रिटिश कोलंबिया लेजिस्लेटिव असेंबली में इनवाइट किया गया। यदि इस तरह से खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स को प्रमोट किया जाएगा तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी एक्स प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वाली गलती दोहराएंगे। इससे भारत और कनाडा के संबंध सुधर नहीं पाएंगे। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कनाडा को स्ट्रॉन्ग वार्निंग इशू कर दी है कि वायलेंस और सेपरेटिज्म प्रमोट करने वाले लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ना किया जाए। भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सीरियसली लिया जाए। भारत ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बार बार खालिस्तानियों को सपोर्ट ना देने का इशू रेस करता रहा, बट वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते ट्रूडो ने इसे इग्नोर किया और भारत के साथ संबंध खराब कर लिए। ट्रूडो की एग्जिट के बाद पार में आए मार्क कार्नी के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्रूडो की खालिस्तानियों के प्रति सॉफ्ट अप्रोच को ना अपनाएं और भारत के साथ टाइज को रीबिल्ड करके लॉन्ग टर्म म्यूचुअल बेनिफिट्स गेन करें। अगला अपडेट डोनाल्ड ट्रंप की हार्वर्ड कंट्रोवर्सी को लेकर है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन, शॉर्ट में SEVP सर्टिफिकेशन को रिमूव कर दिया था। इसी प्रोग्राम के तहत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल कर पाती थी। इस सर्टिफिकेशन के रिवोक होने से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फॉर्म I-20 इशू नहीं कर पाएगी, जो स्टूडेंट वीजास के लिए लगता है। साथ ही 6,500 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का लीगल स्टेटस खतरे में आ जाएगा। या तो उन्हें किसी अन्य SEVP सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर लेना होगा या फिर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप ने हार्वर्ड का SEVP सर्टिफिकेशन ये कहकर रिवोक किया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंटी सेमिटिक है। ये इजराइल के अगेंस्ट हो रहे कैंपस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में विफल रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार ये यूनिवर्सिटी एंटी अमेरिकन और प्रो टेररिस्ट एक्टिविटीज को परमिट कर रही है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रही है। इसलिए इसका SEVP सर्टिफिकेशन रिवोक किया जाता है। हार्वर्ड ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया और लेटेस्ट अपडेट ये है कि डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले को ब्लॉक कर दिया है। तो अभी के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल करना जारी रख पाएगी। कोर्ट का कहना था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस एक्शन से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भारी नुकसान होगा, बट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लोअर कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और अब केस वहां चलेगा। अगला अपडेट US चाइना ट्रेड पर है। ट्रंप चाइना के साथ ट्रेड टेंशंस को एड्रेस करना चाहते हैं। इसके लिए वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात करेंगे। अभी वो ऐसा कह रहे हैं जबकि एक दिन पहले वो चाइना के अगेंस्ट और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बात कर रहे थे। उनके मुताबिक चाइना ने US के साथ ट्रेड अग्रीमेंट को वायलेट किया है, क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड अग्रीमेंट को ब्रीच किया है। तो एक दिन ट्रंप चाइना के अगेंस्ट लिए गए मेजर्स को इंटेंसिफाई करने की बात करते हैं, अगले दिन चाइना के साथ ट्रेड टेंशंस को रिजॉल्व करने की बात करते हैं। एक दिन टैरिफ्स रिड्यूस करने की बात करते हैं और फिर अगले दिन फॉरेन स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ्स को 25% से डबल करके 50% तक कर देते हैं। तो ट्रंप इतने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं, इतना ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप करते हैं कि कब क्या हो जाएगा पता ही नहीं लगता। कौन सी बात को लेकर वो सीरियस हैं और क्या चीज़ उन्होंने ऐसे ही कह दी है ये पता नहीं लगता। उनकी तरफ से इसी तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं। चाइना US के इस स्टांस से खुश नहीं है। उसका कहना है कि US इकोनॉमिक बुलिंग कर रहा है और ट्रंप की टैरिफ स्ट्रैटेजी अनसस्टेनेबल है। हालांकि डोमेस्टिक प्रेशर और US मिड टर्म इलेक्शंस का ख्याल करके ट्रंप ने अपने अग्रेसिव स्टांस को थोड़ा कम किया है। जिनेवा टॉक्स के बाद दोनों साइड्स 90 दिनों के लिए टैरिफ्स को रिड्यूस करने के लिए मान गए थे। चाइना पर लगे 145% टैरिफ्स घट के 30% के आसपास रह गए हैं और चाइना ने US पर लगाए टैरिफ्स को 125% से घटाकर
10% कर लिया है। बट अभी भी सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड बनी हुई है और यूएस और चाइना के बीच डिस्ट्रस्ट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नॉर्थ अमेरिका रीजन से आज की लास्ट अपडेट में इलॉन मस्क की व्हाइट हाउस से एग्जिट की बात करेंगे। मस्क, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी शॉर्ट में डोज को लीड कर रहे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट अब समाप्त हो गया है। अराउंड 130 दिनों के बाद उनका स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के रोल का अंत हो गया है। अपने ब्रीफ टेन्योर के दौरान उन्होंने फेडरल स्पेंडिंग में सिग्निफिकेंट कट्स करने का क्लेम किया है। हालांकि उनके क्लेम्स को एग्जैजरेटेड बताया गया है और उनकी ट्रांसपेरेंसी और उनके द्वारा रिपोर्ट की गई फिगर्स की एक्यूरेसी पर क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। अग्रेसिव कॉस्ट कटिंग और गवर्नमेंट एजेंसीज के ओवरहॉल पर उन्हें मैसिव बैकलैश भी फेस करना पड़ा है। अनेक लॉसूट्स हुए हैं और कुछ केसेस में कोर्ट्स ने डोज की एक्शंस को रिवर्स भी किया है। वैसे तो मस्क ने जाते जाते ट्रम्प के बिग ब्यूटीफुल बिल को पब्लिकली क्रिटिसाइज भी किया, बट दोनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमने सामने थे तो दोनों ने तारीफ खेलना ही बेहतर समझा। मस्क अपने टेन्योर में कुछ सिग्निफिकेंट अचीव नहीं कर पाए, उल्टा कई कंट्रोवर्सीज में उलझ गए और बिजनेस में मैसिव लॉस भी झेलना पड़ा। एसेट से ज्यादा वो लायबिलिटी बनते जा रहे थे और कैबिनेट मेंबर्स के साथ उनके क्लैशेस भी हो रहे थे। फाइनली अब व्हाइट हाउस से एग्जिट के बाद मस्क अपने बिजनेस पर ध्यान दे पाएंगे।